जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज़रूर क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे जीके के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको दोस्तों आज टॉप 100 क्वेश्चंस को करवाएंगे। आप यदि इन सभी टॉप 100 क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपके सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे और परीक्षा में आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि प्रश्न मध्यकालीन भारत के इतिहास से आता है। दोस्तों, आइए अपने समय को व्यर्थ नहीं करते हैं, जल्दी से सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था? तो अरब से आया था। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न लिखा है, उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? तो 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पे, यानी पश्चिम और उत्तर के भारत पे हमला किया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दोस्तों, राजा दाहिर था। कौन था? राजा दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? सिंध और मुल्तान जीता था। क्या जीता था? सिंध और मुल्तान। अगला प्रश्न, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने किया था। किसने किया था? सुबुक्तगीन ने। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो दोस्तों, सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? 998 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आप सभी जानते हैं 17 बार किया। 1001 से 1027 ईस्वी के मध्य किया था दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? तो जयपाल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जयपाल ने। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? तो दोस्तों, 1006 ईस्वी में। कब बोला मुल्तान पे हमला? मुल्तान पे हमला दोस्तों 1006 ईस्वी में बोला था। अगला प्रश्न, जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? अब्दुल फताह दाऊद था। कौन था? अब्दुल फताह दाऊद। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया दोस्तों? तो महमूद गजनवी ने किया। कब किया था? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में किया था दोस्तों। महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था। किसके विद्रोह को? जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था। अगला प्रश्न है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में हमला कहाँ किया? तो मुल्तान में किया। कहाँ किया दोस्तों? मुल्तान में किया। मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा था? दोस्तों, तो गुजरात के शासक मूलराज के द्वारा उसे हार का सामना करना पड़ा था। आपके सामने अगला प्रश्न आया है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने हराया? दोस्तों, तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया। किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने हराया। दोस्तों, आज सारे प्रश्न याद करवा के रहूंगा। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई? मोहम्मद गौरी की जीत हुई। किसकी जीत हुई? मोहम्मद गौरी की जीत हुई। पहले में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, दूसरे में गौरी जीतता है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ लेके गया? अफगानिस्तान लेके गया। कहाँ लेके गया? अफगानिस्तान लेके गया। अगला प्रश्न, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में जो होता है, मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? दोस्तों, तो कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था। किसको हराया था? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था। आपके सामने अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। किसको सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। अगला प्रश्न, किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। इसने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दोस्तों नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। ठीक दोस्तों, खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों गुलाम वंश से है कि गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी शासन की नींव रखी। किसने? कुतुबुद्दीन ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी, बलबन ने बलबनी शासन की नींव रखी थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश को और किन नामों से जानते हैं? तो इलबरी वंश या मामूलक वंश या फिर दास वंश के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? कैमाज रूमी के मदद से दोस्तों अपने आप को बंगाल का अधीन कर दिया था। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे बनाया? तो अली मर्दन खां को। बंगाल का सूबेदार किसे बनाया? अली मर्दन खां को बनाया था। अगला प्रश्न लिखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? तो लाख बख्श कहा जाता था। आप सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन की उदारता की वजह से उसे क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहते थे। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, कोई दिक्कत नहीं। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 234 फीट है। कितनी है? 234 फीट। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फीट। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो आराम शाह को दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बनाया गया था। इल्तुतमिश को किसे शासक बनाया? इल्तुतमिश ने किसको शासक बनाया? तो दिल्ली के अमीरों ने बनाया। तुर्कान ए चहलगानी क्या है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगानी क्या है? तो दोस्तों 40 तुर्क सरदारों का एक दल है, इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। क्या है? 40 तुर्क सरदारों का दल है, इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो मंगोल शासक चंगेज खान ने। एक चंगेज खान नाम का मंगोल शासक था, उसने इल्तुतमिश के शासनकाल में पश्चिम उत्तर भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो हुसामुद्दीन को। किसको दोस्तों? हुसामुद्दीन को। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? तो इल्तुतमिश ने लूटा दोस्तों। कब लूटा? तो 1234 से 1235 के बीच में लूटा। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? तो दोस्तों इक्ता व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? इक्ता। ई से इल्तुतमिश और ई से इक्ता व्यवस्था। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है, उसने किस नाम से सिक्के चलवाए? तो जीतल और टंका के नाम से सिक्के चलवाए थे। रजिया सुल्तान के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं, जिनका कार्यकाल 1236 से 1240 के बीच का है। कब का है? 1236 से 1240 के बीच का है। तो रजिया सुल्तान दोस्तों कौन थी? तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया, यानी कि इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया दिल्ली की सल्तनत में पहली और अंतिम महिला शासक थी। 1236 ईस्वी में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठी। कब बैठी? तो 1236 में बैठी। रजिया बेगम ने जलालुद्दीन याकूत को आमीर ए आखूर नियुक्त किया था। बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया की शादी हुई, यानी कि रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या हुआ? अल्तुनिया हुई। इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली, यानी कि रजिया के भाई ने ही सत्ता हथिया ली। और बठिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया व अल्तुनिया की हत्या कैथल के निकट कर दी गई। इतिहासकार मिहनाज और सिराज के मुताबिक रजिया का स्त्री होना ही उनके पतन का कारण बना। यानी दोस्तों हुआ क्या, इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को बनाया, गद्दी पर बैठाया, शासका बनी, दिल्ली की पहली मुस्लिम शासका बनती हैं, लेकिन भाई बहराम शाह ने दोस्तों क्या किया, उनकी हत्या करवा दी। और इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के मुताबिक रजिया का स्त्री होना ही उनके पतन का कारण था दोस्तों। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1290 में बैठा। कब बैठा? 1290 में बैठा। अगला प्रश्न है, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? बुलंदशहर का इफ्तादार था। कौन था? बुलंदशहर का इफ्तादार था। नवीन मुसलमान किसे कहते हैं? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान दोस्तों कहा जाता है। अगला प्रश्न लिखा है, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। कब की? 1296 में की। कब की दोस्तों? 1296 में की। अगला प्रश्न लिखा है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। कौन था जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी कौन था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? तो 1296 में किया। कब किया दोस्तों? तो 1296 में किया। आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 50 प्रश्न और बचे हुए हैं। आइए दोस्तों उन सभी प्रश्नों को भी देखते हैं। सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रहण की। किसने की सिकंदर सानी की उपाधि? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया? तो हाजियों ने विद्रोह किया। ठीक दोस्तों। हाजियों के विद्रोह को किसने खत्म किया? हमीदुद्दीन ने किया। तो हा से हाजियों के विद्रोह को किसने खत्म किया? हमीदुद्दीन ने खत्म किया।
अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? दैवी अधिकार सिद्धांत चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? दोस्तों, तो सेना में हुलिया रखने की प्रथा, यानी कि एक जैसी ड्रेस जैसी जो व्यवस्था बनाई गई, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में हुलिया की व्यवस्था प्रारंभ की थी। खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ों को दागने से संबंध है दोस्तों यहाँ पे घोड़ों के शरीर पे एक विशेष प्रकार का चिन्ह स्थापित कर देना, यानी कि घोड़ों पे एक चिन्ह लगाना, उसी के प्रकार से उनको पता चलेगा कि कौन सा घोड़ा किसका है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की पद्धति को किसने प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? दीवान ए मुख्त राज। किसकी? दीवान ए मुख्त राज की व्यवस्था प्रारंभ की दोस्तों। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। सितार और तबले के आविष्कार किसे कहा जाता है? या शिकार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो अमीर खुसरो को जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, इब्न बतूता की पुस्तक रहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? मोहम्मद तुगलक के का वर्णन है दोस्तों। किसका वर्णन है? मोहम्मद तुगलक के शासक का वर्णन है। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो कुतुबुद्दीन मुबारक बना। इसने खलीफा की उपाधि को धारण किया था। किसकी उपाधि को? खलीफा की उपाधि को धारण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 के बीच शासन किया, तो गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो गाजी तुगलक या फिर गाजी बेग तुगलक नाम था। क्या नाम था गयासुद्दीन तुगलक का? गाजी तुगलक या फिर गाजी बेग तुगलक नाम था। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि और सबसे पहले ध्यान दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तुगलकाबाद की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। कौन से संत से वो? तो निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दोस्तों दिल्ली में है। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? तो जूना खां के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जूना खां के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी थी? तो हरिहर और बुक्का ने रखी थी। किसने रखी थी दोस्तों? हरिहर और बुक्का ने रखी थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो दौलताबाद में स्थानांतरित की। कहाँ स्थानांतरित की दोस्तों? दौलताबाद में स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे थे? तो बर्नी ने। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे थे दोस्तों? तो बर्नी ने गुजारे थे। आपके सामने अगला प्रश्न है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवान ए कोही की स्थापना की। कौन से विभाग की? दीवान ए कोही की स्थापना की। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो इब्न बतूता को दोस्तों तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना था? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने माना था। किसने माना? एल्फिंस्टन ने माना। ठीक। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? यानी किसने कहा कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से क्या मिल गई दोस्तों? मुक्ति मिल गई। तो ये किसने कहा? बदायूनी ने कहा। किसने कहा? बदायूनी ने कहा। अगला प्रश्न है, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो तोगन तिमूर ने भेजा था। किसने भेजा था? तोगन तिमूर में। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? ठट्टा प्रदेश में। किस प्रदेश में? ठट्टा प्रदेश। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक बना। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। किसका? गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। ठीक दोस्तों, 83 पे आ गए हैं हम लोग। बहुत ही जल्दी आपके 100 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन कौन से कर लगाए? तो खराज लगाया, खस्म लगाया, जजिया लगाया और ज़कात लगाया। कौन कौन सा? खराज, खस्म, जजिया और ज़कात। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की थी?
गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवान ए खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? तो 5 नहर बनवाए। कितने नहर बनवाए? 5 नहर बनवाए। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण? नहर तो 5 बनवाई थी, कृत्रिम झीलें कितनी? 30। ठीक, नहर 5, कृत्रिम झीलें कितनी दोस्तों? 30। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलवाए? तो अदूदा, विक और शंशगानी नाम से सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है, किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत बनवाया था। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह ने कहां से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था? तो मेरठ तथा टोपरा का जो शिलालेख था उसको मंगवाकर फिरोज शाह ने फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फतवा ए जहांदारी, क्या क्वेश्चन है? फतवा ए जहांदारी और तारीखे फिरोजा शाही की रचना किसने की? तो बर्नी ने की थी, जिन्होंने 17 साल वहां पे गुजारे थे। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो फतूहात ए फिरोज शाही नाम से फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। किसके शासन में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का, उसी के समय तैमूर ने वहां पे दिल्ली पे आक्रमण किया था। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 में किया। कब किया दोस्तों? 1398 में किया। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या प्रश्न है? तैमूर लंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था? तैमूर लंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था? दोस्तों तो खिज्र खां को। किसको किया था? खिज्र खां को किया था। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा? तो 15 दिनों। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, 97 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपका मिस हो गया है, मिस प्रिंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने की। किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने किसकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो अपने गुरु विद्यारण्य की मदद से, यानी कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आपको पता है किसकी हेल्प से की? तो अपने गुरु विद्यारण्य की सहायता से की। संगम वंश का दोस्तों समय सीमा 1336 से 1485 ईस्वी तक मानी जाती है। कहते हैं विजयनगर का पहला शासक कौन था? तो हरिहर प्रथम थे, क्योंकि हरिहर और बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों स्थापना की थी। आपके दोस्तों यहाँ पे 100 प्रश्न बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गए। यदि दोस्तों आपको याद करना है, कैसे करना है, यही तो समस्या है कि आप 100 प्रश्नों को लिखेंगे। लिखते हैं तो बेस्ट है, नहीं लिखते हैं तो आपको वीडियो 3 से 4 बार या 4 से 5 बार, जितनी बार में आपको समझ में आए उतनी बार देखना है। और आपको दोस्तों जितनी बार सुनेंगे आपके सारे प्रश्न पक्के होते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।